हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा आंसर के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोरोना वायरस के खिलाफ पहला वैक्सीन किस कंट्री ने डेवलप किया है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ पहला वैक्सीन डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा, और इसे रशिया के द्वारा 12 अगस्त को लॉन्च किया गया, रजिस्टर्ड भी कर लिया गया इस वैक्सीन को। और इसे दुनिया का पहला वैक्सीन बताया जा रहा है कोविड-19 के खिलाफ। और इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया? इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5। और इस वैक्सीन को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है गामाले इंस्टीट्यूट, जो कि मॉस्को में है, और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसकी घोषणा जो है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद की है। और व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये भी कहा गया कि ये वैक्सीन जो है उनकी एक बेटी को भी दिया गया और वो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जो गामाले नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी जो है, इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। ये बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है। और साथ ही इसी इंस्टीट्यूट को कुछ ही दिन पहले इबोला वैक्सीन के लिए इंटरनेशनल पेटेंट भी मिला था। तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे इस वैक्सीन के लॉन्च होने के बाद भी लोग कोविड-19 से इतने परेशान हैं, 2 करोड़ से ऊपर जो है संक्रमित हो चुके हैं लोग पूरे वर्ल्ड में। और इस वैक्सीन के आने के बाद ही लोग उतने उत्सुक नहीं दिख रहे हैं, उतने खुश नहीं दिख रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इस वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल जो स्टार्ट किया गया था वो जून में किया गया था, और इस वैक्सीन को 12 अगस्त को लॉन्च भी कर दिया गया। तो लोगों में डर है कि ये वैक्सीन उतनी सेफ़ है या नहीं, कितनी कारगर है ये वैक्सीन, हमें ये सेफ़ रखेगी या नहीं। वैसे रशिया के द्वारा भी ये कहा गया है कि ये वैक्सीन जो है 2 साल तक काम करेगी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत रहेगा, जो कि कोविड-19 से लड़ने में सही होगा। इम्यून सिस्टम आपका बना रहेगा। वैसे वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो 160 से ऊपर वैक्सीन जो है वो डिफरेंट स्टेज में है। और जो 27 वैक्सीन जो है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 अगस्त को, तब 28 वैक्सीन जो है अंडर ह्यूमन ट्रायल में है, या तो फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, या फिर फेज़ 3 में। लेकिन जो दुनिया की जो नज़रें हैं वो 2 वैक्सीन पे है। एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, और एक यानी कि ब्रिटेन, और एक है यूएसए की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो इस 2 वैक्सीन पे नज़र है कि ये वैक्सीन कब आती है और ये कितना कारगर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये दिवस हर एक साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन ना रहकर डायरेक्ट अगर होता कि वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर इंटरनेशनल ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसका आंसर भी सेम ही होता 9 अगस्त को। जो भी क्वेश्चन में हो टिक, इसका आंसर होगा 9 अगस्त ही। वर्ल्ड ट्राइबल डे भी हो तो भी 9 अगस्त, और वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे भी हो तो फिर 9 अगस्त ही। एक और इस बार इसका थीम क्या था? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिजिलियंस। साथ ही साथ अगर हम ट्राइब के बारे में बात करें तो भारत की कुल आबादी का 8.6% जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब की है। और भारत में जो सबसे बड़ी जो जनसंख्या है ट्राइब की, वो किस ट्राइब की है? तो गोंड ट्राइब की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर किस स्टेट में खोला जाएगा? तो भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खोला जाएगा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और उत्तराखंड में जो स्नो लेपर्ड की जो संख्या है वो कितनी है? 86, ये इसमें बताया गया है। और ये जो सेंटर खोला जाएगा वो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूएनडीपी के साथ मिलकर खोलेगी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर खोलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जेम्स कमला हैरिस का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जेम्स कमला हैरिस जो हैं ये WWE के रेसलर थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और अगर एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये जेम्स कमला हैरिस जो हैं ये युगांडा के जो उस समय प्रेसिडेंट रह चुके थे, इडी अमीन, तो उनके ये बॉडीगार्ड भी रह चुके थे। युगांडा के प्रेसिडेंट थे इडी अमीन, कब से कब तक? तो 1971 से 1979 तक।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार किस कंपनी को एप्पल के बाद दूसरे सबसे बड़े ब्रांड का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के द्वारा ये इंडेक्स जारी की गई है और इसमें कहा गया कि एप्पल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है वो है मुकेश अंबानी की ऑयल टेलीकॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो पहले नंबर पे तो एप्पल है ही और दूसरे नंबर पे कौन है, सऊदी अरामको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर एक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम क्या था, बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रॉ प्री की किसने जीती, यानी कि ग्रॉ प्री का 70वां साल था। ये हम बात कर रहे हैं F1 रेस के बारे में। साल में 23 F1 रेस होता है लेकिन इस बार 2-3 एक्स्ट्रा हुआ है और ये एक्स्ट्रा जो है ये 70वीं एनिवर्सरी ग्रॉ प्री रेस आयोजित की गई थी। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इसको किसने जीता, मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्टर रोजर मार्टोस रूज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो वाल्टर रोजर बने हैं ये पेरू के नए प्राइम मिनिस्टर और पेरू की कैपिटल है लीमा। वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं लेबनान, तो आपको पता होगा कि लेबनान में अभी हाल ही लेबनान के कैपिटल बेरूत में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ और उसमें लगभग 180 से ज़्यादा लोग मारे गए। अभी तक जो ये संख्या है वो 180 से ज़्यादा है। और इसमें तो एक तो लेबनान में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे करप्शन को लेकर और वहाँ पे इकोनॉमी जो हालत थी उसको लेकर वहाँ पे बहुत पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहे थे। और इस धमाके के बाद जो है लेबनान के जो पीएम थे हसन दियाब, उनके साथ पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे आप ऑप्शन नंबर सी में जो देख रहे हैं बेलारूस, जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। और बेलारूस के लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और पूरी तरह से धांधली से ये चुनाव ये जीता गया, ये कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा और वहाँ के लोगों के द्वारा। बेलारूस में भी बहुत पहले से ही जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है इस सरकार के खिलाफ, लुकाशेंको के खिलाफ। और इस बार 6ठी बार भी जीता है और कितने परसेंट वोट मिला है इनको, 80% वोट इनके पक्ष में मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नंदी येलैया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो नंदी येलैया एक पॉलिटिशियन थे और ये 8 बार के सांसद रह चुके थे। 6 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद। और किस पार्टी से थे ये संबंधित, तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ऑबिचुअरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान ने किस देश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी जापान ने बांग्लादेश के लिए $3.1 बिलियन के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि जापान के द्वारा ये बांग्लादेश को अभी तक का सबसे बड़ा ऋण दिया जा रहा है। और ये किस किस पर खर्च किया जाएगा, तो जमुना रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा पैरेलल टू एग्जिस्टिंग बंगबंधु ब्रिज के पैरेलल बनाया जाएगा। फिर हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। ढाका मास रैपिड ट्रांजिट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर चट्टग्राम का कॉक्स बाजार हाईवे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इस पर खर्चा किया जाएगा। इस तरह के 7 इस तरह के प्रोजेक्ट होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, ये क्वेश्चन हमने इसलिए डिस्कस किया बांग्लादेश और जापान वाला क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है तो पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 के लिए जांच में कितने पुलिसकर्मियों को, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन में कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि उन्होंने जो जांच की है, जो बहुत ही अच्छे से जांच की है, तो कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो 121 पुलिसकर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 15 सीबीआई के ऑफिसर भी होंगे और 21 महिलाएं होंगी 121 पुलिस ऑफिसर में से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, 8 उत्तर प्रदेश से, 7 केरला और वेस्ट बंगाल से और बाकी बचे अदर स्टेट और यूनियन टेरेटरी से, जिसमें से 21 जो हैं वो महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये हर एक साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इंडिया में जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये किस दिन मनाया जाता है, 12 जनवरी को। और इस बार इंटरनेशनल यूथ डे का थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईएसआर चेयूथा स्कीम हैज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट, यानी कि ये स्कीम जो है ये किस स्टेट में लॉन्च की गई है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। और इस स्कीम के तहत 45 से 60 वर्ष के SC ST और BC कैटेगरी के महिलाओं को 4 वर्ष तक सालाना 18,750 रुपये दिया जाएगा। यानी कि 4 वर्ष में अगर टोटल कर दिया जाए तो कितना हो गया, 75,000। और इससे राज्य के 23 लाख महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगन फुलफिल्स येट अनदर पोल्स प्रॉमिस। तो ये जो CM है जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा चुनाव जीतने से पहले ये प्रॉमिस किया गया था और इस प्रॉमिस को फुलफिल किया गया है आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई रूट एरोस्पेस हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अपर स्टेज रॉकेट इंजन। व्हाट इज द नेम ऑफ रॉकेट इंजन, यानी कि ये हैदराबाद की स्टार्टअप बेस्ड प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपर स्टेज रॉकेट इंजन। तो इस रॉकेट इंजन का नाम क्या है, इस रॉकेट इंजन का नाम है रमन। और स्काई रूट एरोस्पेस जो है इस तरह की पहली कंपनी बन गई है, पहली भारतीय कंपनी बन गई है, पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पहले इस तरह का जो टेस्ट किया जाता था वो इसरो के द्वारा किया जाता था। तो ये एक अच्छी बात है कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी इस तरह का टेस्ट किया गया है। और इसी के साथ भारत में पहली बार इस कंपनी के द्वारा जो है, और भारत में पहली बार भी 100% 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, इसका प्रदर्शन किया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्काई रूट एरोस्पेस से और भी कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है। क्या पूछा सकता है कि इसके CEO या फिर को फाउंडर कौन है। तो पवन कुमार चंदन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे ये हर एक साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नेशनल पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा है, सुरक्ष। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। वैसे आप ऑप्शन जो देख रहे हैं सुरेश रैना, तो इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस पूर्व कप्तान ने। तो इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो दोनों के द्वारा 15 अगस्त को ही संन्यास की घोषणा की गई, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा भी और सुरेश रैना के द्वारा भी। तो महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनसी के अंडर जो है इंडिया के द्वारा क्या क्या जीता गया, जो इम्पोर्टेंट जो है ICC T20 वर्ल्ड कप, फिर वहीं पे 2010 और 2016 का एशिया कप, 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 का ICC चैंपियंस ट्रॉफी इनके कैप्टनसी के अंडर ये जीता गया। ये बहुत ही सफल कप्तान थे और बहुत ही सफल विकेट कीपर भी थे। वैसे इनके द्वारा IPL अभी खेला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सदन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि जो बेसिक जो लैंग्वेज जो होता है, जो बिगिनर लेवल का जो जैसे कि आप कहा जा सकता है कि आप बहुत ही अच्छा हिंदी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी की इतनी समझ है कि आप किसी से भी हिंदी में बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं हिंदी भाषा। या फिर अगर फ्लुएंटली आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश समझ सकते हैं और इंग्लिश थोड़ा बोल सकते हैं कुछ हद तक। तो उसी तरह से किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। तो ये शुरू किया गया फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा स्टार्ट्स बिगिनर लेवल कोर्स इन फ्रेंच। और इसकी शुरुआत किसने की, ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। इसको लॉन्च किया गया और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि आगे जो है नियर फ्यूचर जर्मन, स्पेनिश, रशियन और अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लैंग्वेज को भी स्टार्ट किया जाएगा, इस कोर्स को भी स्टार्ट किया जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की मिठाई खाजा, हरमल मिर्च और मांडोली के राज्य, जिसको मोयरा केला भी कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये 3 महीने के अंदर 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और तीनों प्रोडक्ट को एक ही क्वेश्चन में मैंने ले लिया कि फिर से आपको ध्यान में आ जाए। तो ये किस स्टेट का प्रोडक्ट है? ये है गोवा का प्रोडक्ट, जिसे कि जीआई टैग मिला है। जीआई टैग उसी वस्तु को दिया जाता है, यानी कि जो ये मोयरा केला जो है, इस तरह का केला, इस केला में जितने तरह के कैल्शियम हो या फिर जितने तरह के विटामिन हो, जो कुछ भी पाया जाता हो, उस तरह का केला इंडिया में और कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरह का केला कहीं भी ना प्रोडक्शन किया जा सकता है, प्रोडक्शन छोड़िए, मतलब इस तरह की केला की पैदावार और इंडिया में कहीं नहीं होगी, गोवा को छोड़कर। तो इसीलिए ये जीआई टैग दिया जाता है किसी खास वस्तु को जो बस वहीं पे पाई जाती हो या फिर प्रोड्यूस की जाती हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के लिए प्रमुख संपर्क परियोजना के लिए $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में भारत ने मालदीव्स के लिए $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की है, 100 मिलियन ग्रांट्स के तौर पर और $400 मिलियन एलओसी दिया गया है, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे कि 400 मिलियन दिया गया है, तो $400 मिलियन में से आपको जितना काम है उतना निकालिए, और अगर आपको उतने ही पैसे में हो जा रहा है तो बस वो पैसा आप डाल भी सकते हैं, यानी कि आपके पर्स में 400 रुपये है, आपको जितना का काम है उतना ही बस निकालिए, पूरा का काम है पूरा निकाल दीजिए, और इस पर जो ब्याज दर जो होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। और ये जो किस प्रोजेक्ट के लिए दिया जा रहा है, तो 6.7 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जाएगा, माले से 3 आइलैंड को ये जोड़ेगा। माले से 3 आइलैंड को कौन कौन सा? इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? GMCP, यानी कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। और ये मालदीव्स का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और इसमें पैसा किसका जा रहा है? इंडिया दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपना रिलेशन जो है बना रहे हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव्स में कम कर रहे हैं। और ये माले को जो है 3 आइलैंड से जोड़ेगा, कहाँ कहाँ से? विलिंगिली, गुलीफाहू और थिलाफुसी आइलैंड को जोड़ेगा ये प्रोजेक्ट, ये ब्रिज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि एक रेगुलर फेरी सर्विस स्टार्ट किया जाएगा भारत और मालदीव्स के बीच। रेगुलर फेरी सर्विस भी स्टार्ट किया जाएगा भारत और मालदीव्स के बीच, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। और दोनों कंट्री के बीच एयर बबल भी शुरू किया जाएगा, जो कि इंडिया ने USA, UK, फ्रांस और UAE के साथ शुरू कर लिया है। एयर बबल क्या है? तो एयर बबल एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसके तहत दोनों देशों की एयरलाइंस नियमों और प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करती है, यानी कि दोनों के सहयोग से उड़ानें होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में भारत ने मालदीव्स को फिशिंग फैसिलिटीज़ के एक्सपेंशन के लिए $18 मिलियन का LOC एक्सटेंड भी किया है। तो यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अमृत योजना के इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन के लिए में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो अमृत, सबसे पहले तो अमृत योजना जो है ये क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लेते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे कि जून 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है इसको इम्प्लीमेंट करने में? सबसे अच्छा किस राज्य के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया? ओडिशा के द्वारा। दूसरे में चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरेटरी है, तीसरे में तेलंगाना और चौथे में गुजरात के द्वारा इसको सबसे अच्छा इम्प्लीमेंट किया गया। इस योजना का उद्देश्य घरों में पाइप से जलापूर्ति यानी कि पाइप्ड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ग्रीन स्पेस इंप्रूव करना है। अमृत योजना के तहत पहले नंबर पे ओडिशा रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो-2 इंटरसेप्टर को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो एरो-2 इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और US एविएशन जायंट जो बोइंग के द्वारा बनाया गया है। और ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकती है, यानी कि ये एक इंटरसेप्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ये किस दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व अंगदान दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये हर एक साल 13 अगस्त को मनाया जाता है।
और इंडिया में ये कहा गया कि एनुअली ये थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है। एनुअली अभी 5,000 किडनी, 1,000 लीवर और अराउंड 50 हार्ट सालाना ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। और यानी कि कोई डोनेट कर रहा है तभी ये ट्रांसप्लांट दूसरे में हो रहा है। ये ऑफिशियली आंकड़ा है। और वैसे कितना कितनी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें बहुत सारा, ये तो ऑफिशियली होगी ही नहीं। और इसमें यह भी कहा गया कि पर मिलियन इंडिया में यानी कि 10 लाख लोगों में से 0.86 लोग ही, यानी कि एक लोग भी नहीं, ऑर्गन डोनेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं मनीष प्रभात। मनीष प्रभात, और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं रामकरण वर्मा, तो इन्हें कॉन्गो में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और कॉन्गो की कैपिटल है किनसासू। किनसासू। और वहीं पे जो जो आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं वीरेंद्र पॉल, देखिए यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान में इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिर लिख देते कॉन्गो, फिर केन्या, फिर रोमानिया। तो उससे अच्छा है कि यहीं पे हम चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। उज्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर बने हैं मनीष प्रभात। रामकरण वर्मा बने हैं कॉन्गो में, जिसकी कैपिटल किनसासू है। वीरेंद्र पॉल बने हैं केन्या में, जिसकी कैपिटल नैरोबी है। और राहुल श्रीवास्तव जो कि रोमानिया के अभी प्रेजेंट में एम्बेसडर हैं, तो उन्हें मोल्डोवा का भी एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि रोमानिया का ही नेबरिंग कंट्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, यानी कि ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार का स्थान क्या है। तो अक्षय कुमार का स्थान है 6ठा पूरे वर्ल्ड में। और अक्षय कुमार की कुल कमाई कितनी है, तो $48.5 मिलियन। और पहले रैंक पे कौन है, पहले रैंक पे हैं ड्वेन जॉनसन, इनको की रॉक के नाम से भी जानते हैं। और ड्वेन जॉनसन की जो कुल कमाई है वो कितनी है, $87.5 मिलियन। ये हम बात कर रहे हैं एक्टर के बारे में। यहाँ पे हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करें तो जो टॉप हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन है, काइली जेनर, जिनकी कुल कमाई कितनी है, $590 मिलियन। और वहीं पे 10वें नंबर पे वहाँ पे आ जाते हैं ड्वेन जॉनसन सेलिब्रिटीज़ की रैंक में। तो आप फ़र्क देख सकते हैं। और सेलिब्रिटीज़ की रैंक में अक्षय कुमार का रैंक है 52वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक 2 लोगों के द्वारा लिखी गई है, एक तो फ्रेंच अल्ट के द्वारा और एक दलाई लामा के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। और इस पुस्तक का विमोचन नवंबर में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। इनके नाम को भेजा गया और अब इनके नाम का मुहर लगना बाकी है कैबिनेट से। और अगर इनके नाम पर मुहर लग जाती है तो ये भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी सेल की पहली महिला चेयरमैन होंगी। तो इनका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा शहर बन गया है। तो ये बन गया है मुंबई। और मुंबई के दादर में इस तरह का आइकन यूज़ किया गया। तो भारत में पहला था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मे भी पूछा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो चेतन चौहान सबसे पहले तो क्रिकेटर थे और फिर बाद में जब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया तो इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। जो आपके ऑप्शन में हो वो टिक करके आइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि NDHM ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया, तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये लॉन्च किया गया। लाल किले के प्राचीर से ये कहा गया कि ये मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रोल्ड आउट ऑन पायलट मोड इन 6 यूनियन टेरेटरीज। तो अभी इसे 6 यूनियन टेरेटरीज में
पायलट मोड पर चलाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि हर एक आदमी का जिस तरह से आधार कार्ड बनाया गया उसी तरह से एक हेल्थ आईडी बनाया जाएगा, जिससे कि मेडिकल सर्विस में आसानी होगी कि आपको इससे पहले कौन सी बीमारी रह चुकी है, आपने किस तरह से इलाज कराया है, कौन सा मेडिकल लिया है, तो सभी चीज़ों की जानकारी उस हेल्थ आईडी में होगी। तो इसे 6 यूनियन टेरिटरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जाएगा और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर इसे पूरे इंडिया में रोल आउट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, NDHM एम्स टू लिबरेट सिटीजन्स फ्रॉम द चैलेंजेस ऑफ फाइंडिंग द राइट डॉक्टर्स, सीकिंग अपॉइंटमेंट विद देम, पेमेंट ऑफ कंसल्टेशन फ़ी। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी कि किस डॉक्टर से आपको क्या बीमारी है, किस डॉक्टर से आपको दिखाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसे पीडियाट्रिक्स से दिखाइए, पीडियाट्रिशियन से दिखाइए। अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डर्माटोलॉजिस्ट से दिखाइए। लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, तो ये सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और इसको रोल आउट होने के बाद देखिए क्या होता है, क्या इसके प्रोज और कॉन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्मार्टफोन वितरण करना शुरू कर दिया है। तो ये घोषणा की गई थी, ये पोल प्रॉमिस था किसका, ये पंजाब गवर्नमेंट का। यानी कि जब चुनाव होने वाला था तो कांग्रेस का ये पोल प्रॉमिस था और अमरिंदर सिंह ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जीतता हूँ तो 12वीं कक्षा के छात्रों को हम मोबाइल देंगे। तो ये स्मार्टफोन वितरण शुरू हो गया है और इसके अंतर्गत पहले फेज़ में 50,000 फ़ोन इनके पास स्मार्टफोन आ चुके हैं और पहले फेज़ में 1,75,000 छात्रों को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। और इसके तहत किस कंपनी के साथ डील किया गया था, तो लावा इंटरनेशनल के द्वारा, यानी कि इंडियन कंपनी ही है लावा इंटरनेशनल। ऐसे भले ही इसमें जो जितने सारे प्रोडक्ट हों वो चाइनीज़ लगे हों, वो अलग बात है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में किस विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यानी कि बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रैंक में किस यूनिवर्सिटी ने पहला रैंक हासिल किया है, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। फिर दूसरे नंबर पे है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और चौथे नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो टॉप 3 तो कम से कम ध्यान में रखिएगा ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2 लोगों को सम्मानित किया गया, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। तो इसका आंसर होगा बोथ A and B। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश इजराइल के साथ राजनयिक यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने वाला तीसरा अरब देश और खाड़ी क्षेत्र का पहला देश बन गया है, यानी कि थर्ड अरब कंट्री और पहला गल्फ़ कंट्री। गल्फ़ कंट्री में कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सारे कंट्री आते हैं और तीसरा अरब कंट्री बन गया है। तो ये इस कंट्री का नाम क्या है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें कि इजराइल को बहुत सारे कंट्री मानते ही नहीं हैं, ये मानते हैं कि यह पैलेस्टाइन है। और पैलेस्टाइन से अलग होकर जो आपको बताओ कि इजराइल जो है ये समझौता किया गया है और इसमें ये भी कहा गया कि इजराइल जो एनेक्स कर रहा था जो पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक, वो उसे एनेक्स करना बंद कर देगा और हम अपने रिलेशंस को जो है वो अच्छे इंप्रूव करेंगे। और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी की जाएगी इजराइल से UAE, यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन। पहले क्या होता था कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती थी, एक जगह से दूसरे जगह से फिर वहाँ पे जा सकता था, कोई बिज़नेस नहीं था, तो यानी कि डायरेक्ट बिजनेस नहीं होता था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और UAE को बहुत सारी धमकियाँ भी मिल रही है कि हम, जैसे कि टर्की के द्वारा ये कहा गया कि हम अपने रिलेशंस आपके साथ तोड़ देंगे। तो चलिए अब कुछ न्यूज़ है, 4-5 न्यूज़ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला न्यूज़ है कि इंडियन ओरिजिन सेनेटर कमला हैरिस नेम्ड US वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट होंगी कमला हैरिस। तो कमला हैरिस को जेम्स कमला हैरिस से कंफ्यूज नहीं करना है। ये इंडियन ओरिजिन सेनेटर हैं
और इंडियन ओरिजिन कहने का मतलब है कि इनकी माँ भारतीय थी और इनके पिता जो हैं वो जमैका से थे। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, और ये पहली महिला होंगी, अगर ये चुनाव जीतती है, इनकी पार्टी जो है चुनाव जीतती है, तो ये पहली महिला होंगी जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी यूएसए की। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर सेज इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स टू बी इंट्रोड्यूस टू बूस्ट इंडिजिग्नेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उसके आयात पर प्रतिबंध लगा देगा, और 4 से 5 सालों में इन सभी उत्पादों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसमें असॉल्ट राइफल भी हैं और हेलीकॉप्टर भी है, बहुत सारे विमान भी हैं, बहुत सारा मिसाइल भी है। तो इसको अब विदेशों से नहीं लाकर अपने कंट्री में ही बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट गिव्स इक्वल इनहेरिटेंस राइट टू डॉटर्स फ्रॉम 1956। यानी कि कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ इन 1956 जो था, जिसके अंतर्गत पहले ये कहा गया था कि 9 सितंबर 2005 के बाद जो अगर उससे पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसमें लड़की का अधिकार नहीं होता है ज़मीन पे, ज़मीन जायदाद पे, पैतृक संपत्ति पे, ऐसा कहें तो पैतृक संपत्ति पे। तो इसको ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को जो है पलट दिया गया, और ये कहा गया है कि इसमें फादर जिंदा हो या ना हो 9 सितंबर 2005 से पहले, या फिर बच्ची का जन्म हुआ हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इक्वल राइट है बेटा और बेटी दोनों का, कि पैतृक संपत्ति पे दोनों का हक है। फिर DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है 8,722 करोड़ का प्रोक्योरमेंट 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और 106 इसमें बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए लिया जाएगा। और इसकी कीमत कितनी है, तो इसका अधिग्रहण किया गया है 8,722 करोड़ रुपए का, और इसको डेवलप किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ये बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। फिर लास्ट न्यूज़ है, रिनॉन्ड लिरिसिस्ट एंड पोएट राहत इंदौरी पासेज अवे। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो इनके द्वारा जो है इनके द्वारा बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने लिरिक्स भी दिया है, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS, करीब, घातक और इश्क। तो इनका निधन हो गया, और इनका जिस दिन निधन हुआ उसी दिन टेस्ट जो किया गया था तो इन्हें कोविड-19 भी पॉजिटिव थे ये। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये एक लिरिसिस्ट और पोएट थे। तो ये है हमारा वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।